एक सदी तक मतलब अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पलट कर देखें हम्म। तो महिलाओं की आवाज को महज एक सन्नाटा माना जाता था। एक बहुत ही लंबा सन्नाटा। बिल्कुल, एक ऐसा सन्नाटा जहां कहानियां तो थीं, लेकिन उन्हें सुनाने के मंच और अवसर कह सकते हैं कि न के बराबर थे। जी। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब वो दशकों पुराना सन्नाटा अचानक से, मतलब एकदम से 118 नई, सशक्त और मुखर आवाजों के साथ टूट जाए, अरे वाह, ये तो किसी धमाके से कम नहीं है। है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम हिंदी साहित्य के परिदृश्य में हो रहे एक ऐतिहासिक बदलाव की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे कहानी विधा में महिलाओं के तेजी से बढ़ते इस वर्चस्व की। और देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ साहित्य के पन्नों तक सीमित नहीं है। जब कोई ऐसा बदलाव आता है ना, तो वो दरअसल हमारे समाज की बदलती हुई नब्ज को दिखाता है। बिल्कुल। हमारी सांस्कृतिक सोच और अभिव्यक्ति की एक नई कहानी कह रहा होता है। मतलब साहित्य हमेशा समाज का आईना होता है, और इस समय वो आईना एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखा रहा है। मैं तो यही मानती हूँ। एकदम सही कहा आपने। और हमारी ये चर्चा कोई हवा हवाई धारणा पर आधारित नहीं है। हमारे पास इसका एक बहुत ही ठोस आधार है। हाँ, वो प्रतियोगिता के नतीजे। जी हाँ, अनीता प्रभाकर स्मृति कहानी प्रतियोगिता 2024 के हाल ही में घोषित परिणाम, और इसके साथ ही हमारे पास विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान के मंत्री अतुल कुमार जी की वो टिप्पणियां हैं, जिन्होंने इस पूरे बदलाव को ऐतिहासिक संदर्भ और आंकड़ों के साथ हमारे सामने रखा है। जो कि बहुत जरूरी था समझना। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे पिछली सदी की वो खामोशी अब टूट रही है, और कैसे महिलाएं अब अपने सशक्त शब्दों के बल पर साहित्य के बिल्कुल केंद्र में आकर खड़ी हो गई हैं। इस पूरी चर्चा को समझने के लिए ना, अतुल कुमार जी का जो विश्लेषण है, वो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पिछली सदी में, विशेषकर हिंदी कहानी के क्षेत्र में, महिला लेखिकाओं की संख्या इतनी कम थी कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। सिर्फ उंगलियों पर? बाप रे। हाँ, उन्होंने उस दौर को सन्नाटे का नाम दिया है। और देखिए, ये सन्नाटा कोई प्राकृतिक चीज नहीं थी। मतलब ये एक निर्मित सन्नाटा था। मतलब थोपा हुआ सन्नाटा? बिल्कुल। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं के पास विचार नहीं थे या उनके जीवन में कहानियां नहीं थी। तो फिर असल समस्या क्या थी उस वक्त? क्या उस समय समाज उन कहानियों को सुनने के लिए तैयार नहीं था, या बात कुछ और थी? समस्या सीधे सीधे मंच और अवसरों की थी। 20वीं सदी के ज्यादातर हिस्से में जो प्रकाशन की दुनिया थी और जो साहित्यिक मंच थे, वो पूरी तरह से एक पितृसत्तात्मक ढांचे में ढले हुए थे। हाँ, ये तो है। महिलाओं की शिक्षा, उनका घर से बाहर निकलना, और फिर अपने अनुभवों को, जो अक्सर घर की चारदीवारी या पारिवारिक संघर्षों तक सीमित होते थे, उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और शायद टैबू भी था। बिल्कुल टैबू था। तो जब अतुल जी कहते हैं कि नई सदी में ये परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है, तो वो सिर्फ लेखिकाओं की संख्या बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो उस पूरे सामाजिक ढांचे के टूटने की बात कर रहे हैं जिसने उस सन्नाटे को कायम रखा था। और ये बात सिर्फ एक राय या अवलोकन तक सीमित नहीं है। मतलब जब हम 2024 की इस कहानी प्रतियोगिता के आंकड़े देखते हैं ना, तो इस बदलाव की बहुत जोरदार गवाही मिलती है। जी। जब हम इन नंबरों को देखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। इस प्रतियोगिता में देश भर से कुल 187 प्रविष्टियां आईं, 187 कहानियां। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है ना? लेकिन असली कहानी इन प्रविष्टियों के भीतर छिपी है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इन 187 रचनाकारों में से महिलाएं कितनी थीं? मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा तो रही होंगी। आधे से बहुत ज्यादा, 118 महिलाएं थीं। अरे वाह, 118! तो और पुरुष की भागीदारी कितनी रही फिर? पुरुषों की संख्या मात्र 69 पर सिमट कर रह गई। मतलब 118 के मुकाबले सिर्फ 69। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। ये एक ऐसा अंतर है जिसे हम सिर्फ संयोग कहकर खारिज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई संयोग नहीं है। 118 और 69 का अनुपात स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लिखने की, अपनी बात कहने की जो बेचैनी महिलाओं में लंबे समय से थी, वो अब एक सैलाब का रूप ले चुकी है। सही कहा। जब किसी वर्ग को लंबे समय तक अभिव्यक्ति से वंचित रखा जाता है ना, और फिर जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, जैसे कि शिक्षा का प्रसार हुआ, डिजिटल माध्यमों की पहुंच बढ़ी और नए मंच खुले, तो वो वर्ग दोगुनी ऊर्जा के साथ सामने आता है।
ये आंकड़ा उसी रुकी हुई ऊर्जा के बाहर आने का प्रमाण है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाना चाहूंगा। मतलब मैं ये सोच रहा था कि क्या प्रविष्टियों में ये भारी अंतर सिर्फ महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनके उत्साह का परिणाम है? या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि साहित्य जगत में अब ऐसी अनकही कहानियों की, ऐसे विशिष्ट अनुभवों की मांग बहुत बढ़ गई है जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही अपने नजरिए से बयां कर सकती हैं? देखिए, ये दोनों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। अच्छा। हाँ, एक तरफ महिलाओं ने अब अपने जीवन के उन पहलुओं को साहित्य के लायक मानना शुरू कर दिया है जिन्हें पहले हाशिए पर रखा जाता था। मतलब पहले लगता था कि घर की बातें कौन पढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ पाठकों का नजरिया भी तो परिपक्व हुआ है। एक दौर था जब महान साहित्य की परिभाषा अक्सर बड़े राजनीतिक या दार्शनिक विमर्शों तक सीमित मानी जाती थी, जिन पर मुख्य रूप से पुरुषों का एकाधिकार था, है ना? लेकिन अब पाठकों को ये एहसास हो गया है कि घर के आंगन की राजनीति, रिश्तों की जो सूक्ष्म परतें हैं और एक स्त्री के रोजमर्रा के संघर्षों में भी वो भी उतनी ही बड़ी दार्शनिकता और गहराई है। वाह, ये बहुत गहरा पॉइंट है। उस दुनिया को समझे बिना समाज का कोई भी चित्र पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हाँ, उस विशिष्ट फीमेल गेज या स्त्री दृष्टि की मांग अब बहुत मुखर हो गई है। खैर, ये तो हुई प्रविष्टियों और संख्या की बात। एक पुराने लड़कों के क्लब, उस ओल्ड बॉयज क्लब की तरह, जो अब अचानक महिलाओं से भर गया है। हाँ, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि संख्या हमेशा गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती है ना। असली सवाल ये है कि क्या ये संख्यात्मक बढ़त उत्कृष्ट साहित्य में भी तब्दील हो रही है? बिल्कुल। किसी भी बदलाव की असली कसौटी तो गुणवत्ता ही होती है। जी, और इस सवाल का जवाब हमें इस प्रतियोगिता के परिणामों में मिलता है। चलिए इन परिणामों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जी, बताइए। इस प्रतियोगिता में कुल 15 पुरस्कार दिए गए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 12 सांत्वना पुरस्कार। अब ध्यान से सुनिएगा, इन 15 में से 10 पुरस्कार महिलाओं ने जीते हैं, जबकि पुरुषों के हिस्से में मात्र 5 पुरस्कार आए हैं। क्या बात है, 15 में से 10? जी, यानी लगभग 66% से ज्यादा पुरस्कार महिलाओं के नाम रहे। ये परिणाम पूरी तरह से उस शुरुआती अनुपात का समर्थन करता है जिसकी हमने अभी बात की। और मैं कहूँगी कि ये बहुत स्वाभाविक भी है। मतलब जब किसी एक वर्ग से इतनी भारी संख्या में प्रविष्टियां आ रही हैं और उनके लेखन में एक नई ताजगी है, तो परिणामों में उनका पलड़ा भारी रहना बहुत तार्किक है। सही बात है। ये दिखाता है कि महिलाओं की कहानियों में सिर्फ भावनाएं ही नहीं है, बल्कि कथा कहने का जो एक शिल्प होता है, जो स्ट्रक्चर या संरचना होती है, उसमें भी वे अब पूरी महारत हासिल कर रही हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ परिणामों में एक ऐसा मोड़ है जो हमें थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? अगर महिलाएं कुल मिलाकर इतनी हावी हैं और 15 में से 10 पुरस्कार जीत रही हैं, तो शीर्ष 3 पुरस्कारों की सूची कुछ और ही इशारा करती है। अच्छा। हाँ, देखिए, प्रथम पुरस्कार तो जीता है मेरठ कैंट की पूनम मनु ने, उनकी कहानी अभिजीत के लिए, यानी शिखर पर तो एक महिला है। जी, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल है। लेकिन दूसरा पुरस्कार बांसवाड़ा राजस्थान के भरतचंद्र शर्मा की कहानी निर्जला को मिला है। और जो तीसरा पुरस्कार है वो इटावा उत्तर प्रदेश के शिव अवतार पाल की कहानी जमींदोज के खाते में गया है। ओहो, मतलब टॉप 3 में 2 पुरुष। जी, तो सवाल ये उठता है कि भारी संख्या बल और कुल पुरस्कारों में इतने स्पष्ट बहुमत के बावजूद शीर्ष 3 में 2 स्थान पुरुषों ने हासिल किए हैं। क्या ये आंकड़े हमें ये नहीं बताते कि जब हम रचनात्मकता के बिल्कुल सर्वोच्च स्तर की बात करते हैं, एकदम टॉप लेवल की, तो वहां अभी भी दोनों के बीच एक बेहद कड़ा और संतुलित मुकाबला चल रहा है? ये एक बहुत ही सटीक और गहरा विश्लेषण है आपका। अक्सर जब हम इस तरह के जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक बदलावों की बात करते हैं ना, तो हम बस ये मान लेते हैं कि पूरी की पूरी व्यवस्था एक तरफा हो गई है। हाँ, हम जनरलाइज कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन साहित्य कोई राजनीति या चुनाव तो है नहीं जहां सिर्फ बहुमत से जीत तय हो जाए। सही बात है। जब बात विशुद्ध साहित्यिक उत्कृष्टता की आती है, जहां एक एक शब्द का वजन, कहानी का प्रवाह, चरित्रों का विकास परखा जाता है, तो वहां लेखक का नाम या जेंडर कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ शिल्प बोलता है ना? एकदम। शीर्ष 3 में 2 पुरुषों का होना ये साबित करता है कि ये प्रतियोगिता एक सच्ची मेरिटोक्रेसी पर आधारित है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि भले ही महिलाओं की कहानियों का ज्वार आया हुआ है, लेकिन स्थापित लेखकों या पुरुष रचनाकारों ने अपनी कलम की धार अभी खोई नहीं है। सर्वोच्च स्तर पर मुकाबला
आज भी उतना ही कड़ा है। और पता है, ये कड़ा मुकाबला सिर्फ गुणवत्ता तक सीमित नहीं है। अगर हम इन विजेताओं के शहरों पर गौर करें, जैसे मेरठ, बांसवाड़ा, इटावा, तो हमें हिंदी साहित्य का एक नया, बहुत ही विस्तृत और जमीनी कैनवास दिखाई देता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। मतलब पहले साहित्य का मतलब अक्सर कुछ बड़े महानगरों के कॉफी हाउस या विश्वविद्यालय परिसरों तक ही सीमित माना जाता था। लेकिन अब ये प्रतिभा टियर 2 और टियर 3 शहरों से निकल कर आ रही है। और यही असली भारत की आवाज है। मतलब छोटे शहरों और कस्बों में जो सामाजिक उथल-पुथल हो रही है, परंपरा और आधुनिकता का जो टकराव वहाँ है, वो महानगरों से बहुत अलग है। और वही टकराव बेहतरीन कहानियों को जन्म देता है। बिल्कुल। और इस भौगोलिक और वैचारिक विविधता को पूरी तरह समझने के लिए हमें उन 12 सांत्वना पुरस्कार विजेताओं की सूची पर एक नजर डालनी होगी। हम सारे नाम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके विस्तार को समझना जरूरी है। जी। उदाहरण के लिए सिर्फ भूगोल को हिले, हमारे पास जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल से इंद्रजीत कौर हैं, जिनकी कहानी का नाम है तृष्णा। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ठाणे से शर्मिला चौहान हैं, जिनकी कहानी दायरे को पुरस्कार मिला है। हाँ, और मध्य प्रदेश के भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल की कहानी जानवी भी इस लिस्ट में है। मतलब अगर आप भारत के नक्शे पर इन जगहों को देखें, पूरब में जलपाईगुड़ी, पश्चिम में ठाणे और मध्य में भोपाल, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रतियोगिता पूरे देश की साहित्यिक धड़कन को एक मंच पर ले आई है। और राजस्थान की भागीदारी तो देखिए, वो भी कमाल की है। जोधपुर से संगीता माथुर की शब्दजाल, बीकानेर से आशा शर्मा की टेढ़े पांव का सफर और जयपुर से लोकेश गुलियानी की पूरे दिन नीलू नीलू। राजस्थान की तो हमेशा से वाचिक परंपरा और कथा साहित्य में एक गहरी जड़ रही है। जी। लेकिन पूरे दिन नीलू नीलू जैसा शीर्षक सुनकर लगता है कि वहां के लेखक अब उस पुरानी राजस्थानी परिवेश से बाहर निकलकर किसी मनोवैज्ञानिक या आधुनिक शहरी विमर्श पर भी उतनी ही कुशलता से लिख रहे हैं। और ये आधुनिक और पारंपरिक का जो विरोधाभास है ना, ये तो इन कहानियों के विषयों में बहुत साफ दिखाई देता है। एक तरफ हमारे पास शहडोल से रेणु श्रीवास्तव की कहानी है, जिसका शीर्षक है रिवर्स गियर। रिवर्स गियर। हाँ, ये नाम ही तेज रफ्तार, शायद किसी कॉरपोरेट या आधुनिक जीवन की विडंबना की ओर इशारा करता है। और ठीक इसी के समानांतर बरेली से नरेश कुमार मौर्य की कहानी है कुलदेवी की सौगंध। अरे वाह, क्या कंट्रास्ट है ना? कुलदेवी की सौगंध हमें सीधे किसी गांव की गहरी मान्यताओं या शायद अंधविश्वासों के बीच ले जाती है। ये विविधता एक विशाल बहुरंगी मोज़ेक या कोलाज की तरह है। बिल्कुल, एक भारतीय मोज़ेक। और इस सूची में और भी कई दिलचस्प नाम हैं, जैसे रायपुर से उर्मिला शुक्ल की बीच से मलका, लखनऊ से अलका प्रमोद की धूमिल सी रेखा, दिल्ली से शोभना श्याम की शगुन और दिल्ली से ही मुख्तार अहमद की मामू महाराज मसीहा। बहुत ही शानदार सूची है। हाँ, और ये सभी 15 विजेता 26 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के साहित्य अकादमी सभागार में सम्मानित किए जाएंगे। लेकिन इन सब नामों और शीर्षकों को एक साथ देखकर मेरे मन में एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। वो क्या उलझन है? मतलब इतनी भयंकर भौगोलिक विविधता, जलपाईगुड़ी की नमी से लेकर बीकानेर की रेत तक, और विषयों का इतना विशाल अंतर, रिवर्स गियर की आधुनिकता से लेकर कुलदेवी की सौगंध की परंपरा तक। इन सबको एक ही तराजू पर रखकर निष्पक्षता से परखना निर्णायक मंडल के लिए कितना जटिल अनुभव रहा होगा। ये तो सेब और संतरे की तुलना करने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। सच कहूं तो इसे साहित्यिक पसीना बहाना कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में निर्देश निधि, सविता मिश्रा, विजय कुमार मिश्रा और बलराम अग्रवाल जैसे स्थापित नाम शामिल थे। जी। और मूल्यांकन की यह प्रक्रिया केवल कहानियों को पढ़ने तक सीमित नहीं होती। जब एक निर्णायक के सामने दो पूरी तरह से अलग परिवेश की कहानी आती है ना, तो वो सिर्फ कथानक या प्लॉट की तुलना नहीं कर सकते। तो फिर वे किस आधार पर फैसला करते हैं? मतलब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? यहीं पर काम आता है शिल्प और संवेदना। अच्छा। निर्णायक ये देखते हैं कि लेखक ने जो परिवेश चुना है, चाहे वो आधुनिक दफ्तर हो या कोई सुदूर गांव, क्या वो परिवेश कहानी में जीवंत हो पाया है? क्या चरित्रों का विकास स्वाभाविक है? संवाद कितने प्रामाणिक हैं? और सबसे बड़ी बात, कहानी किस हद तक मानवीय संवेदनाओं को छूती है? मतलब कहानी की आत्मा। बिल्कुल।
एक अच्छी कहानी वो होती है जो अपने स्थानीय रंग में रंगे होने के बावजूद किसी सार्वभौमिक मानवीय सत्य को उजागर करे। क्या बात है। यह समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि सतह पर इतनी अलग दिखने वाली कहानियों को गहराई में जाकर उनके शिल्प के आधार पर कैसे परखा जाता है। जी। लेकिन इस इतने बड़े और सफल आयोजन को पूरी तरह से समझने के लिए मुझे लगता है हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। हमें उस शख्सियत के बारे में जानना होगा जिनकी स्मृति में ये पूरा साहित्यिक कुंभ आयोजित किया जा रहा है, अनीता प्रभाकर जी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आखिर कौन थी वो और उनकी विरासत क्या है जिसने आज इतने सारे रचनाकारों को एक ही मंच पर ला खड़ा किया है। अनीता प्रभाकर जी का जीवन खुद में एक सदी के बदलाव की कहानी है। उनका जन्म 1940 में हुआ था। वो हिंदी के विख्यात साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी की ज्येष्ठ पुत्री थीं। अब आप उस दौर की कल्पना करें, 1940 का भारत जो अभी तक आज़ाद भी नहीं हुआ था। बाप रे, उस समय महिलाओं का उच्च शिक्षा प्राप्त करना और फिर अपना एक स्वतंत्र करियर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक संघर्ष रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा। लेकिन उन्होंने न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, बल्कि बीएड की डिग्री भी हासिल की। अरे वाह। वो आजीवन एक समर्पित हिंदी शिक्षिका रहीं, लेकिन उनकी पहचान केवल एक शिक्षिका तक सीमित नहीं रही। वो खुद भी एक बेहद सक्रिय और प्रतिभावान लेखिका थीं। यानी वो साहित्य के उस दौर में सक्रिय थीं जिसे अतुल कुमार जी ने सन्नाटे का दौर कहा था। एकदम सही पकड़ा आपने। उस सन्नाटे के बीच उनकी आवाज़ मौजूद थी। उनके 2 कहानी संग्रह और कविताओं की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। उनकी साहित्यिक प्रतिभा को मान्यता भी मिली और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सरकार द्वारा बेस्ट शिक्षक का सम्मान भी दिया गया था। क्या बात है। वो संस्कार भारती जैसी संस्थाओं के साथ जुड़कर ताउम्र साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा के कार्यों में लगी रहीं। एक शिक्षिका और एक लेखिका, मतलब ये दोनों ही भूमिकाएं समाज में बीज बोने का काम करती हैं, है ना? और उन्होंने वो काम बहुत खामोशी से लेकिन पूरी शिद्दत से किया। वर्ष 2022 में 82 वर्ष की आयु में जब उनका निधन हुआ तो साहित्य और शिक्षा जगत में जो एक शून्यता आई, उसे सकारात्मक रूप देने के लिए ही 2023 से उनकी स्मृति में इस कहानी प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। जब मैं अनीता प्रभाकर जी के जीवन और आज के इस प्रतियोगिता को देखता हूँ तो मुझे विज्ञान का एक नियम याद आता है। कैसा नियम? रासायनिक प्रक्रियाओं में ना एक उत्प्रेरक या कह लें कि कैटलिस्ट होता है। वो खुद शायद बहुत बड़ा धमाका ना करे, लेकिन वो उस प्रक्रिया के लिए जरूरी ऊर्जा को इतना आसान बना देता है कि बाकी सारे तत्व आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी प्रक्रिया को अंजाम दे देते हैं, एक मजबूत पुल की तरह। बहुत सुंदर तुलना है ये। मुझे लगता है कि अनीता प्रभाकर जी उस खामोश दौर और आज के इस मुखर दौर के बीच एक उसी उत्प्रेरक या पुल की तरह थी। बिल्कुल। एक शिक्षिका और लेखिका के रूप में उन्होंने जो जमीन तैयार की, जो वैचारिक संघर्ष लड़े, उसी की बदौलत आज साहित्य के वातावरण में वह ऊर्जा है कि 118 महिलाएं अपनी कहानियां लेकर इस मंच पर आ सकी हैं। ये एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक नजरिया है इसे समझने का। मैं मानती हूँ कि कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। उसके पीछे कई पीढ़ियों का मौन संघर्ष होता है। हाँ, वो अदृश्य संघर्ष। अनीता प्रभाकर जैसे व्यक्तित्वों ने उस बंद दरवाजे पर लगातार दस्तक दी थी ताकि आज की पीढ़ी उस दरवाजे को पूरी तरह खोलकर अंदर आ सके। उनकी स्मृति में आयोजित यह प्रतियोगिता दरअसल उसी दस्तक को एक स्थायी गूंज में बदलने का प्रयास है, और ये जो परिणाम है वो बता रहे हैं कि यह प्रयास बहुत सफल हो रहा है। तो अब जब हम इस पूरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं तो सारे तथ्यों और विश्लेषण को समेटते हुए ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। अनीता प्रभाकर स्मृति कहानी प्रतियोगिता महज एक वार्षिक आयोजन या कुछ पुरस्कार बांटने का कार्यक्रम भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक साहित्यिक बैरोमीटर है जो हमें बता रहा है कि समाज का दबाव और साहित्य का तापमान अब किस दिशा में बदल रहा है। एकदम सही। ये हिंदी साहित्य में आ रही एक गहरी और स्थायी क्रांति का दर्पण है। ये इस बात का एक अकाट्य प्रमाण है कि महिलाओं का वो दशकों पुराना सन्नाटा अब पूरी तरह और हमेशा के लिए टूट चुका है। जी। वो सन्नाटा अब सशक्त शब्दों, नए शिल्पों, विविध विषयों और ऐसी कहानियों में बदल चुका है जो अपना हक मांग नहीं रही हैं, बल्कि अपनी योग्यता के दम पर अपना हक छीन रही हैं। और जब रचनात्मकता के स्तर पर ऐसा बदलाव आता है ना,
तो वो केवल किताबों या साहित्य तक सीमित नहीं रहता। वो धीरे धीरे पाठकों की सोच और अंततः समाज के व्यवहार में भी बहुत गहरा परिवर्तन लाता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये प्रतियोगिता अपने केवल दूसरे वर्ष में, मतलब सिर्फ 2024 में ही, इतने विशाल संख्या में महिला रचनाकारों को आकर्षित कर रही है और परिणामों में भी उनका इतना गहरा प्रभाव दिख रहा है, तो आने वाले एक दशक में हिंदी साहित्य का स्वरूप कैसा होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या भविष्य में मुख्य धारा की हिंदी कहानी पूरी तरह से स्त्री दृष्टि या एक महिला के नजरिए से ही परिभाषित होने लगेगी? और अगर साहित्य की मुख्य धारा का नजरिया बदलता है तो क्या इससे हमारे समाज को खुद को देखने, समझने और अपनी खामियों को पहचानने का चश्मा भी हमेशा के लिए बदल जाएगा? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि साहित्य का वो जो भव्य मंच है वो अब कभी खामोश नहीं रहेगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।